नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम रीट लेवल 1 का 2021 का पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपको पूरे पेपर के साथ आपको उत्तर भी साथ साथ बता दी जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये है 2021 का पेपर। तो सबसे जो पहला पार्ट है आपके सामने स्क्रीन पर है साइकोलॉजी का। आप देख पा रहे होंगे ये साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मैं एक एक करके सभी को बताता हूं। तो चलिए आप ध्यान से वीडियो को बिना निकाले कंप्लीट देखना। तो आपका पहला सवाल स्क्रीन पर है। अल्बर्ट बांटूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम और सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो साथियों आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो सही उत्तर है वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये तो है नहीं, संज्ञानात्मक सिद्धांत ये भी बिल्कुल नहीं है, और अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत अगर आप सही सोच रहे हैं तो ये भी बिल्कुल नहीं है। जबकि जो सही उत्तर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है। रेमेंडल केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? बताइए साथियों। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो। पहला सवाल देखिए, जिसका जो पहला ऑप्शन है 5 बिल्कुल गलत है, 14 ये भी बिल्कुल गलत है, और अगर आपने सोचा है 8 तो ये भी बिल्कुल गलत है। इस सवाल का जो सही जवाब है सी वाला ऑप्शन 16 यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा सवाल स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो साथियों आपके सामने उत्तर भी आ गए हैं। दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिवाद एवं सामूहवाद, स्नेह एवं संबंधता और आत्मसिद्धि। तो इस सवाल का जो सही उत्तर, अगर दैहिक आवश्यकता अगर आपने अनुमान लगाया है तो ये बिल्कुल गलत है। आत्मसिद्धि ये भी बिल्कुल गलत है, और स्नेह एवं संबंधता ये भी बिल्कुल गलत है। जो सही उत्तर है व्यक्तिवाद एवं समूहवाद यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सवाल में नहीं पर ध्यान आपको देना है। अगला चौथा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। साथियों अगर आपने बी वाला कुंठा सोचा है तो बिल्कुल ये गलत होगा, और अगर आपने डी दबाव सोचा है तो ये भी बिल्कुल गलत होगा, और अगर आपने सी चिंता सोचा है तो ये भी बिल्कुल गलत है। और इसका जो सही उत्तर है वो द्वंद्व ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला 5वां सवाल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टेफेन कोर से संबंधित है? देखिए भाई, तो आपके सामने चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप अनुमान लगाएंगे कि आधारभूत अनुसंधान, तो ये बिल्कुल गलत उत्तर है, ये हमारा उत्तर नहीं है। व्यवहारात्मक अनुसंधान ये भी बिल्कुल गलत है, और वैज्ञानिक अनुसंधान ये भी बिल्कुल गलत उत्तर है। इस सवाल का जो सही उत्तर है क्रियात्मक अनुसंधान यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। छठा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले, धीमे से सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक, रचनात्मक से सीखने वाले। तो इस सवाल का अगर आपने अनुमान ये तो लगाया बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो गलत है। प्रतिभाशाली बालक लगाया है तो ये भी बिल्कुल गलत है, और रचनात्मकता से सीखने वाले बालक अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल ये भी गलत। सवाल का जवाब रहेगा आपका जो सही है वो धीमे से सीखने वाले बालक के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता बिल्कुल होती है। 7वां सवाल स्क्रीन पर है। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए साथियों। तो यहाँ पर जो पहला शिक्षण की विधियों का सिद्धांत ये बिल्कुल गलत है। बी वाला हमारा सही हो सकता है, सी वाला बिल्कुल गलत है, डी वाला भी बिल्कुल गलत है, यानी जो सही होगा वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला 7वां के बाद 8वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
तो जो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है और दूसरा भी बिल्कुल गलत है। और प्रोफेसर यशपाल या प्रोफेसर राममूर्ति यहाँ पर बताइए, दोनों में से सही जवाब अगर आपने प्रोफेसर यशपाल लगाया है तो बिल्कुल ये सवाल का जवाब बिल्कुल सही है और डी वाला बिल्कुल गलत रहेगा। नमा हमारे सामने स्क्रीन पर आ गया है सवाल, ये देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 की किस आयु समूह के बालकों के लिए है। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा, मैं आपका समय खराब नहीं करूँगा क्योंकि डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, 6 से 14 वर्ष जो यहाँ पर है बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है। 10वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। देखिए साथियों, दैहिक अभिप्रेरक नहीं है तो यहाँ पे पहले से जो लगा है सही, बिल्कुल ये सही है क्योंकि ये शरीर संबंधित भूख, नींद, प्यास होता है, दैहिक नहीं होता, यानी सही जवाब ए वाला ऑप्शन यहाँ पे होगा। 11वां स्क्रीन पर है आपके सवाल, शिक्षण अधिनियम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। बताइए साथियों, अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो जो इस सवाल का सही जवाब विषय वस्तु नहीं है, डी वाला सामाजिक आर्थिक ये भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, अध्यापन शैली बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब रहेगा। 12वां सवाल स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो आरटीई 2009 के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। तो जो इस सवाल का जो सही जवाब माना गया है वो है डी वाला ऑप्शन, 30:1 माना गया है। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है, मध्य अवधि परीक्षा एक उदाहरण है। यानी जो अर्धवार्षिक एग्जाम होते हैं वो क्या है भाई, रचनात्मक मूल्यांकन का, वी वाला मापदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का, नैदानिक मूल्यांकन का। तो नैदानिक मूल्यांकन तो भाई उपचारात्मक शिक्षण होता है तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं। और रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन जो क्लास खत्म होने के बाद लेते हैं वो वाला, तो ये तो अर्धवार्षिक है तो ये भी नहीं होगा। और इस प्रकार का कोई ये होता नहीं है, यानी योगात्मक आकलन यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। 14वां देखिए, कौन सा रोग वंशानुगत है। तो आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ए बी सी डी बताइए, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, बी वाला फिनाइल कीटोनुरिया ये बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर है। अगला 15वां आपके सामने स्क्रीन पर सवाल आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। बताइए भाई साथियों, भाटिया बैटरी, रोरसा परीक्षण, WAIS या रेवन का SPM परीक्षण, ये बताइए भाई कौन सा वाला इसका सही जवाब रहेगा। तो भाटिया बैटरी आपको पता होगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। 16वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में से विकास का क्रम एक सा रहता है। ये कथन किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। यानी आपको इस सवाल का जो सही जवाब बताना है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, समान प्रतिरूप सिद्धांत, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 17वां सवाल आप देख रहे हैं, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। संवेगित पेशी अवस्था, अमूर्त संक्रिय अवस्था, उत्तर संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था। तो जो इस सवाल का जो सही जवाब है, संवेदीय बिल्कुल गलत है, उत्तर भी गलत है, मूर्त भी गलत है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन रहता है। 18वां सवाल आपके सामने है, अनुवांशिकी के जनक ग्रोगर मेंडल हैं, ये में तुम्हें कुछ भी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो मनोविश्लेषण से सिगमंड फ्राइड का ही है, इसलिए इसमें भी मैं आपका समय खराब नहीं कर रहा, बी वाला ऑप्शन 19 का सही है। 20वां देखिए, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, यानी यहाँ पर देखिए उसकी बुद्धि लब्धि अच्छी है, तो इसका जो सही जवाब आप देख रहे हैं सी वाला ऑप्शन सही बिल्कुल होगा। 21वां सवाल, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। तो जैविक कारक नहीं है, इस सवाल का आपको सही उत्तर बताना है। तो अनुवांशिक, तो ये तो क्या है भाई, देखिए अनुवांशिक
जन्मजात और शारीरिक स्वास्थ्य, ये तो बिल्कुल शरीर से संबंधित है, परंतु देखिए जैविक नहीं है, तो ये तो जैविक ही है तीनों, परंतु अभिभावक बालक संबंध ये बिल्कुल जैविक नहीं है, यानी सही उत्तर सी हो जाएगा। लक्षण का कारण है त्रिगुणसूत्र 20, त्रिगुणसूत्र 21, XX गुणसूत्र और त्रिगुणसूत्र 22। तो बताइए भाई 22वां जो सवाल है इसका सही उत्तर है त्रिगुणसूत्र 21, यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला सवाल 23वां आपके सामने है। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। तो जो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका बिल्कुल सी वाला ऑप्शन, जो यहाँ पर जो उत्तर वगैरह कितनी बार भी चेक करो, अगर 20 नंबर आ रहे हैं तो 20 आ रहे हैं, तो ये विश्वसनीयता है, यानी इसका जो सही जवाब रहेगा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है MMPID ऑप्शन यहाँ पे सही माना गया है। 25वां सवाल, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये तो आपको पता ही है कि हार्वर्ड गार्डनर ने ये प्रतिपादित किया था बुद्धि वाला, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो 26वां सवाल है वो देखिए, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए साथियों क्या है भाई, बताइए। शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण, गणित की विषय वस्तु। तो जो इस सवाल का जो सही उत्तर अगर आप ये मान रहे हैं तो गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है और डी वाला गलत है। सही है बालक के चिंतन का गणितीकरण, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 27वां सवाल आपके सामने है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए ये शास्त्रीय अनुबंधन से बिल्कुल ये यहाँ पर जो बताया गया है ये किसी ने लगाया है, अगर आप सोच रहे हैं तो ये गलत है। सामाजिक वाला ये भी बिल्कुल अगर आपने सोचा तो गलत होगा, और जो यहाँ पे संज्ञानात्मक वाला है ये भी बिल्कुल गलत है, और आपने अगर पढ़ा होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला 28वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना, बाल्यावस्था से सीखने से संबंधित नहीं है। तो कल्पना बिल्कुल नहीं होगा, तर्क नहीं होगा, प्रतिबिंबन नहीं है, परंतु पूर्व ज्ञान ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 29वां सवाल, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? तो देखिए भाई यहाँ पर जो अगर व्यक्तित्व है तो ये गलत है, बुद्धि भी बिल्कुल गलत है, परंतु आपको पता है मापन आ रहा है तो उपलब्धि परीक्षण से संबंधित बिल्कुल ये सही होगा, ये भी डी वाला नहीं है, सी। और जो इस क्लास का हम अंतिम सवाल ले रहे हैं और अगले सवालों को यानी पूरा पेपर हम जब देखेंगे तो अगले पार्ट में देखेंगे ताकि आपका समय भी बचत हो जाए और अच्छे से हम समझ सकें। तो अंतिम सवाल है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो इस सवाल का अगर आपने सही जवाब सोचा है, वृद्ध अवस्था गलत है, बाल्यावस्था गलत है, शिशु अवस्था गलत है, परंतु आपको पता है समायोजन ये अगर ऐसा संबंध आ रहा है, समस्या वाली बात आ रही है तो किशोर अवस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्लास को आप आगे शेयर कीजिए, अपने पढ़ने वाले साथियों तक भेजिए, और वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।